लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल उपाध्याय और आप सब मुझे देख रहे हैं मेरे अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस विद राहुल सर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने आपकी तरह ही संघर्ष किया, जिन्होंने आपकी तरह ही मुखर्जी नगर की उन गलियों में रहकर तैयारी की, छोटे से कमरे से लेकर सरकारी कुर्सी तक का सफर तय किया। और वो शख्स कोई और नहीं, मेरे छोटे भाई हैं, नाम है हिमांशु उपाध्याय। मैं आज आपसे उनसे रूबरू कराना चाहता हूं और मैं जानबूझकर आपसे उनसे मिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग किस तरीके से तैयारी करें, कैसे एक निश्चित समय के अंदर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बहुत सारे बच्चे ये जरूर जानना चाहते होंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। आप सबके मन में भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आते होंगे। आज हम आपके सामने उनको लेकर आ रहे हैं। उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर रणनीति के साथ अपने आप को सफल बनाया है। और अगर वो अपने आप को सफल बना पाए तो उनकी सफलता में किन किन लोगों का योगदान रहा, उनकी क्या स्ट्रेटजी रही, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की और क्या उनके आगे फ्यूचर्स के प्लान हैं, मैं चाहूंगा कि वो आएं और आपके साथ रूबरू हों और आप सबको अपने बारे में बताएं। तो मैं बिना देर किए हुए बुलाना चाहूंगा अपने छोटे भाई हिमांशु उपाध्याय को, जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में एक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आइए हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ रूबरू होइए और हमारे बच्चों को अपनी सफलता और अपने बारे में बताइए। नमस्कार भाइयों। बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु आपका। हमारे ये बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते हैं, मुखर्जी नगर में छोटे से कमरे में रहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा इनके पास संसाधन नहीं होते, बहुत ज़्यादा इनके पास रिसोर्स नहीं होते। कई सारे बच्चे जो बहुत दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं मुखर्जी नगर में, वो कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन बच्चों के साथ जुड़ें और उन बच्चों को बताएं कि क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या तैयारी करने का तरीका होना चाहिए। आपने शायद ही वनडे का कोई ऐसा एग्जाम हो जिस एग्जाम को आपने क्लियर ना किया हो। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम रहा हो, लोअर पीसीएस का एग्जाम रहा हो, वीडियो रहा हो, यूपीएसआई रहा हो, एसएससी सीजीएल रहा हो, एनटीपीसी, टीचिंग, केवीएस, यूपी पीआरटी, यूपी टेट, ऐसा कोई एग्जाम नहीं मेरे प्यारे बच्चों जिन एग्जामों के रिटन परीक्षाओं को न पास किया हो। लिखित परीक्षाएं इन्होंने समस्त पास की हैं और ये फिलहाल दिल्ली गवर्नमेंट में एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। हिमांशु, कैसा रहा आपका ये सफर उस कोचिंग की कुर्सी से लेकर सरकारी कुर्सी तक? आप जरा बच्चों के साथ रूबरू होइए और बताइए कि आपने किस प्रकार तैयारी की, क्या आपकी स्ट्रेटजी रही और हमारे बच्चों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सफ़र कोई भी हो आसान नहीं होता। कोशिशें हमें हमेशा आगे ले जाते हैं और सक्सेसफुल बनाती हैं। तो जब तैयारी करनी मैंने शुरू की, मैंने एग्ज़ाम्स देने शुरू किए, तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के साथ मैंने कभी अपना मोटिवेशन, अपना फोकस नहीं खोया और एक पर्टिकुलर अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में, आपकी गाइडेंस में मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस समय केडी कैंपस ज्वाइन किया था और नीतू मैडम और बाकी जो सारे अच्छे साथी टीचर्स थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे गाइड किया और जो जो मटेरियल्स थे मेरे पास वो मैंने पढ़ाई की। और अगर आप उन मटेरियल्स को एक फोकस के साथ लगातार पढ़ते रहें तो मुझे लगता है कोई भी एग्ज़ाम आसानी से निकाला जा सकता है। हिमांशु, ये बताइए कि एक सफलता में, बच्चे की सफलता में कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या योगदान रहता है? क्या कोचिंग करना जरूरी होता है या बच्चा सेल्फ स्टडी करके भी परीक्षा को पास कर सकता है? देखिए सर, सेल्फ स्टडी वैसे तो बहुत ज़रूरी होती है। सेल्फ स्टडी के बिना कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता, लेकिन जो हमें एक टाइम बाउंड वे में अगर किसी प्रिपरेशन को करना है, तो टाइम बाउंड वे में प्रिपरेशन करने के लिए हमें किसी की गाइडेंस, किसी का निर्देशन होना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो किसी टीचर का हो, चाहे किसी संस्था का हो। किसी संस्था में हमें एक ही जगह पे कई सारे टीचर्स, कई सारी चीज़ें, सब्जेक्ट के बारे में बताने वाले अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं, जो हमें चुना हुआ रास्ता बता देते हैं कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, आपको समय बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अकेले बिना कोचिंग के, बिना किसी गाइडेंस के तैयारी करेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, कई मटेरियल्स, कई ऑनलाइन वीडियोस देखने पड़ेंगे, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है। काफ़ी समय बर्बाद होने के साथ हम कभी कभी क्या होता है, डिमोटिवेट होने लगते हैं कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से आ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी कोचिंग को ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
हिमांशु, आप जैसे मुखर्जी नगर में रहें, आप मुखर्जी नगर में आपने एक समय बिताया है। आप जानते हैं मुखर्जी नगर एक पूरा हब है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे संस्थान भी खुल चुके हैं जो जिनको अभी कोई बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिए, लेकिन वो लोग बस सोशल मीडिया पर रील वगैरह वायरल करके बच्चों को अपनी झूठी तारीफ दिखाकर आकर्षित करना चाहते हैं। और कई संस्थान ऐसे हैं, जैसे हमारा केडी कैंपस है, जो पिछले कई वर्षों से न जाने कितने बच्चों को सफलता प्राप्त करा चुका है, और आप भी उन्हीं चयनित बच्चों में से एक हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को कि कौन से संस्थान को ज्वाइन करना चाहिए और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? देखिए, जितना मैं जानता हूँ मुझे अच्छे से याद है और अच्छे से पता है, और आज भी शायद मैं जितना अच्छे से समझता हूँ कि अगर आपको मुखर्जी नगर में किसी कोचिंग को ज्वाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोचिंग है, और उसका नाम है केडी कैंपस, जिसका संचालन नीतू मैडम करती हैं। और मुझे लगता है कि उसके अलावा आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिमांशु, बच्चों बच्चों का बड़ा ये प्रश्न रहता है कि अलग अलग सोर्सेज से वो नोट्स इकट्ठा करते रहते हैं, बड़े पजल रहते हैं कि यहाँ से भी ये ले लें, यहाँ से भी वो ले लें, और इसमें वो सारा मतलब एक लंबा अरसा बिता देते हैं नोट्स इकट्ठा करने में, और नोट्स इकट्ठा करके अलग अलग टीचरों से वो पढ़ते रहते हैं। ये कहाँ कहाँ तक ठीक रहेगा ये? देखिए, पढ़ाई का कोई लिमिट तो होती नहीं पढ़ाई की, आप कहीं से कुछ भी पढ़ते रहिए, लेकिन होगा क्या, उसमें उसमें टाइम वेस्ट होता है। उसमें टाइम वेस्ट इन द सेंस कि आज के ज़माने में अगर आपको इस कंपटीशन में कोई एग्ज़ाम को टाइम बाउंड वे में निकालना है, तो आपको स्टडी नहीं, आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। आपको अपने टाइम को कैसे सही से यूटिलाइज करते हुए राइट चीज़ों को पढ़ना है प्रतिदिन, वो देखना है। और वो मुझे लगता है आपको बहुत अलग अलग जगहों से नोट्स या अलग अलग मटेरियल्स को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। अगर आप किसी एक चीज़ को बार बार पढ़ेंगे और सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। हिमांशु, जैसे कि बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है अंग्रेजी में। अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉर्मली हर एक एग्जाम में आता है, तो क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप कि बच्चों को क्या कैसे पढ़ना चाहिए? इंग्लिश इंग्लिश को लेकर बच्चे बड़े क्वेश्चन पूछते रहते हैं इस देखिए, बार। मैंने इतने एग्ज़ाम्स दिए, मैं जब इस फील्ड में आया था तैयारी करने, तो मेरी भी इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश अगर आपको पढ़नी है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक बुक है, नीतू मैडम की इंग्लिश की वॉल्यूम 1 बुक, और वॉल्यूम 2 भी शायद अब आती है या नहीं आती, मुझे एग्जैक्ट आइडिया अभी नहीं है। लेकिन मेरे टाइम पे इंग्लिश की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों आती थी, और मुझे लगता है ये दोनों बुक अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं, मोर देन इनफ हैं। अगर आप इन किताबों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके इंग्लिश में नंबर कटने शायद आपकी ही गलती से पॉसिबल हो, अदरवाइज मुश्किल है। हिमांशु, आपने मुझे याद है आप जब वहाँ तैयारी करते थे तो मैं भी वहाँ पढ़ाता था, आप केडी कैंपस में वहाँ पढ़ते थे, तो आपने कोचिंग केडी कैंपस में पढ़ाई की, तैयारी की, केडी कैंपस में रहकर आपको सफलता मिली, तो आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी सफलता का श्रेय वास्तविक तौर पे आपको निर्देशित या गाइड करने वाले गुरु को ही दिया जाना चाहिए, आपके माता पिता को दिया जाना चाहिए, जो आपको बचपन से सही रास्ते पे लेकर आगे जा रहे होते हैं। लेकिन बड़े होने पे अगर आपको सही रास्ते पे कोई ले जा रहा है, वो होता है आपका गुरु, और वो संस्था जहाँ से आप वो चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो मैं अपनी व्यक्तिगत सफलता में जितना मैंने अपने कैरियर में चीज़ों को रियलाइज़ किया है, जितना पढ़ा है कम समय में, और ज़्यादा चीज़ें मुझे मिली एक जगह से, वो मैं केडी कैंपस और नीतू मैडम को उस चीज़ का श्रेय देना चाहूँगा। और मुझे नहीं लगता कि नीतू मैडम से अच्छा कोई ट्यूटर या उस संस्था से अच्छा कोई जगह अवेलेबल है आज के टाइम पे मुखर्जी नगर में। और मेरे टाइम पे टेस्ट सीरीज़ होती थी, टेस्ट सीरीज़ केडी कैंपस की इतनी अच्छी थी कि अगर आप उसको हर वीक देते रहें तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे से चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। प्रति वीक आप उस टेस्ट सीरीज को दीजिए, आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे, इंप्रूव होते रहेंगे। एक टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो टेस्ट सीरीज आपको सिखाएंगी। अच्छा हिमांशु, एक बात और बताइए आप कि जैसे मुखर्जी नगर में बच्चे रहते हैं तो वहाँ बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी रहता है और बच्चों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, तो उन बच्चों को एक अपने कमरे में रहकर तैयारी करनी चाहिए या लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए? लाइब्रेरी का क्या रोल है बच्चों की तैयारी में? देखिए, मैं आपको इसमें अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि लाइब्रेरी वैसे तो बहुत ही इसेंशियल होती है मेरे अकॉर्डिंग, बट इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं अपने अपने आइडियाज़ के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी कोचिंग में आ जा रहे होते हैं प्रतिदिन, तब तक आपको शायद अपने रूम में सेल्फ स्टडी, मतलब कोचिंग से आने के बाद अपना खुद सेल्फ पढ़ाई कर रहे हैं,
तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार आपका सिलेबस ओवर हो गया तो आपको अपने रूम पे तैयारी करते करते शायद, जितना मैंने महसूस किया, कि कई चीज़ें मोनोटोनस सी हो जाती हैं। वही कमरा, वही रूम, आपको कुछ आइडिया ही नहीं लगता कि बाहर बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जब तक आप कोचिंग में जा रहे होते हो, आप देखते हो कि आपके साथ में बगल में रोज नए नए जो बच्चे बैठ रहे हैं वो कितनी जल्दी जल्दी आंसर्स कर रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। आपको समझ में आता है कि यार वो इतना पढ़ रहा है, उतना पढ़ रहा है, मैं अभी उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप रूम में रहते रहोगे, कहीं बाहर नहीं निकलोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना आगे हो, कितना पीछे हो, कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको कोई ना कोई लाइब्रेरी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ अलग अलग बच्चों को देखना चाहिए। मैं बताऊँ, मैं जब जाता था लाइब्रेरी में तो मैं देखता था कई मुझे बच्चे ऐसे दिखाई देते थे, जब मैं अगर मैं मॉर्निंग वाले बैच में चला जाऊँ लाइब्रेरी में, वो तब भी दिखते थे सुबह 6 बजे भी। कभी मैं दोपहर में गया, वो तब भी दिखते थे मुझे। कभी मैं शाम को गया, तब भी दिखते थे। मैं ये सोचता था ना, मैं लाइब्रेरी जाता था, मैं 4-5 घंटे में बहुत ही मुझे लगता था यार हो गया, अब हो गया, अब थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा घूमा जाए। लेकिन कई ऐसे अच्छे बच्चे थे जिनको लाइब्रेरी ही उनका एक तरीके से घर था। वो थकते ही नहीं थे, पढ़ते रहते थे। और उनको देख के मुझे इतना फील होता था ना कि यार मैं कहीं ना कहीं कम पढ़ रहा हूँ, मुझे और पढ़ना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी आपको मोटिवेट जरूर करती है इंटरनली। तो आपका ये कहना है कि लाइब्रेरी में जब बच्चे जाते हैं तो वो एक कंपटीशन की भावना को डेवलप करते हैं, कंपटीशन की भावना और लाइब्रेरी जाने से अपने बारे में पता चलता है कि हम कितना पढ़ रहे हैं और बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। और हिमांशु, एक बात ये बताइए आप कि जैसे एसएससी हो गया और बाकी वनडे एग्जाम्स हो गए, उन वनडे एग्जाम्स में जो अन्य सब्जेक्ट आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स आता है, जैसे जीएस आता है, तो आपने इन सब चीज़ों की तैयारी कैसे की? मैथमेटिक्स की, जीएस की, इन सब सब्जेक्टों को आपने देखिए, जैसा कि तो जैसे आपने बताया कि इंग्लिश की, चलो आपने बता दिया कि नीतू मैडम से आपने इंग्लिश पढ़ा तो उनके नोट्स, उनकी बुक्स मोर देन सफिशिएंट हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्टों के लिए क्या बच्चों को अन्य सोर्सेज पर डिपेंडेंट होना चाहिए या संस्थान ही सफिशिएंट सोर्स प्रोवाइड कर देता है? देखिए, अगर आपका गुरु अच्छा हो या आप जिस संस्थान में हैं अगर वो अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता होनी चाहिए, या मुझे तो नहीं हुई कहीं और जाने की आवश्यकता। मैं जिस समय मैंने कोचिंग ज्वाइन की केडी कैंपस, उस समय नीतू मैडम ने इंग्लिश इतने अच्छे तरीके से मुझे पढ़ाया कि मुझे आज तक, इवन आज भी अगर मैं तैयारी के टच में बेशक ना हूँ उस तरीके से जिस तरीके से तब हुआ करता था, लेकिन आज भी अगर इंग्लिश के वो क्वेश्चंस मेरे सामने आ जाए तो वो चीज़ें भूलती नहीं हैं। इतने अच्छे से वो चीज़ें मेरे दिमाग में फिट हो चुकी हैं। तो उस किताब से बेस्ट कोई बुक नहीं है। और मैथ में उस समय कई सारे टीचर्स थे केडी कैंपस में, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, मैंने उनसे पढ़ाई की मैथ की। और जीएस या हर चीज़ अलग अलग जो सब्जेक्ट थे वो भी मैंने वहाँ के टीचर्स से ही किए थे। हिस्ट्री मैंने आपसे की, आपने जैसे जैसे चीज़ें बताई। बाकी जीएस के सब्जेक्ट्स में हमारे काफ़ी डिस्कशन भी होते थे, मुझे याद है। उस समय मुझे कई चीज़ें थोड़ी लगती थी कि मुझे भी ऐसा लगता था यार घर की बात है, क्या पढ़ूँ, हो सकता है कि भैया को इतना ना पता हो। लेकिन जितना बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो मोर देन इनफ था, और जीएस उससे बाहर कहीं कुछ आया नहीं। अच्छा हिमांशु, ये बताइए कि आप जब वहाँ मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी करते थे, उन्हीं बेंचों में बैठते थे, 1500-2000 बच्चे रहते थे, इतनी बच्चों की भीड़ में क्या उस समय आपने महसूस किया था कि उस कुर्सी से उठकर आप सरकारी कुर्सी पर आकर कभी बैठेंगे? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब मैं बतरा सिनेमा में कोचिंग लेता था तो ये बात सही है कि उस समय आप कहीं ना कहीं, मैं तो इंटरनली कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड रहता था कि यार मुझे यहाँ से कहीं ना कहीं तो जाना है, किसी न किसी एग्ज़ाम्स को निकालना है, कहीं ना कहीं मुझे कोई एक पोस्ट चाहिए जब मैं इस जगह पे आया हूँ। तो एग्ज़ाम्स को देता था, अलग अलग बच्चे आते थे, और उस समय भी कई कई सिलेक्टेड बच्चे आते थे कोचिंग संस्थाओं में। मैं नीतू मैडम बुलाती थी उन बच्चों को, तो उन बच्चों को देखने के बाद मुझे भी इंटरनली महसूस होता था यार ये जब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो शायद मैं बिल्कुल तैयार था उस चीज़ के लिए कि हाँ मेरा एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। अच्छा हिमांशु, एक बात और बताइए कि जैसे कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, एक बच्चे को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये बच्चे बड़ा प्रश्न पूछते हैं। तो आपके अनुसार से कितने घंटे पढ़ लें कि वो एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं? देखिए, ये तो वैसे एग्ज़ाम कौन सा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो अपने दिमाग पे ज़्यादा बर्डन ना डालते हुए जितने तक आप अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, आप जितनी ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में ग्रैस्प
करके रख सकते हैं उतनी देर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप 12 घंटे पढ़िए, 15 घंटे पढ़िए, ये सब मिथ्स हैं। अगर आप 6 घंटे में, 8 घंटे में फोकस्ड वे में पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बैठा लेते हैं तो मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है। अच्छा हिमांशु, एक बात ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जैसे एक बच्चा तैयारी करता है, सिलेबस उसका एक बड़ा वास्ट सिलेबस होता है, जीरो से शुरुआत करता है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि वो एक कम समय में एग्ज़ाम क्रैक कर ले? उसे किस रणनीति के साथ अपनी तैयारी को सुनिश्चित करना चाहिए और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? ये बातें बताइए आप हमारे बच्चों को। देखिए, किसी भी चीज़ की तैयारी अगर आपको करनी है तो सबसे पहले आप अपनी फील्ड को जानिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सबसे पहले उस सिलेबस को जानिए जिसको आपको तैयार करना है। आप अपने सिलेबस को समझिए और सिलेबस को समझने के बाद आप किसी टीचर, किसी शिक्षक, किसी कोचिंग संस्था की गाइडेंस में चीज़ों को शुरू करिए। उससे होगा क्या कि आपका शुरुआती समय जरूर बचेगा। शुरुआती जो टाइम बचना होता है ना, वो बाद में बहुत आपको बाद में रियलाइज होगा कि यार मैंने वो समय जो स्टार्टिंग में वेस्ट कर दिया, काश मुझे स्टार्टिंग में किसी ने ऐसे ऐसे गाइड किया होता तो शायद मेरा ये टाइम बच जाता और मैं इस वाले एग्जाम्स में, इस वाली वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो मुझे लगता है कि अपने स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा फोकस्ड रहना चाहिए। अपने स्टार्टिंग टाइम में ज़्यादा खुद से चीज़ों को ना वो करके किसी कोचिंग की, किसी टीचर की गाइडेंस में चीज़ों को करना चाहिए। और तैयारी की स्ट्रेटजी हमें ऐसी बनानी चाहिए कि पहले तो खुद को बेसिकली खुद के माइंड सेट को क्लियर रखना चाहिए कि मैं तैयारी करने आया हूं और अब मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है और जो जो चीज़ें मुझे प्रोवाइड की जा रही हैं, जो जो चीज़ें मेरे कोचिंग संस्थान में या मेरे टीचर मुझे द्वारा मुझे दिया जा रहा है, सबसे पहले हमें उसको तैयार करना चाहिए। और उसको तैयार करने के बाद मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट हमें रियलाइज करवाते हैं, मॉक टेस्ट हमें एक्चुअली वास्तविकता बताते हैं, रियलिटी बताते हैं कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। और मॉक टेस्ट हमें लाइव मॉक जरूर देने चाहिए। लाइव मॉक में क्या होता है, आप सिंगल मॉक देंगे, आपको खुद के मार्क्स पता चलेंगे, आप में वो पता चलेगा कि आप 200 में से 180 नंबर लाए हैं, 190 मार्क्स लाए हैं। लेकिन जब आप लाइव मार्क्स देंगे, लाइव मॉक्स देंगे, तब आपको ये एहसास होगा कि यार मैं 190 भले लाया हूँ लेकिन 191 से लेकर 200 तक लाने वाले तो हजारों बच्चे हैं, मैं अभी बहुत पीछे हूँ। तो शायद मुझे अपनी स्पीड को, अपने टाइम को और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो स्ट्रैटेजी अगर आपको बनानी है तो खुद पे विश्वास रखिए, अपने कोचिंग संस्थान पे, अपने टीचर्स पे, अपने खुद के सब्जेक्ट पे विश्वास रखिए, उसको पढ़िए, डिटेल में फोकस तरीके से पढ़िए, स्मार्ट स्टडी करिए और मॉक्स दीजिए। और एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा हिमांशु कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का क्या रोल होता है तैयारी के दौरान? बच्चे को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? अगर लगाने चाहिए तो कब से शुरू कर देना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना? देखिए, मैंने अभी जो मॉक्स के बारे में बताया, बेसिकली आज के हर मॉक्स में प्रीवियस ईयर पे कोई क्वेश्चंस ही होते हैं। मतलब आउट ऑफ 100 मुझे लगता है कि 60 to 70% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, जो आज से हो सकता है 10 साल पुराने हो, 12 साल पुराने हो, 15 साल पुराने हो, आपको रिसेंटली देखने को मिले हो, ना मिले हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हमें ये बताते हैं कि हम उस फील्ड में कितना आगे चल रहे हैं, कितना पीछे चल रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी पेपर सेटर, जितना मैंने रियलाइज किया ना, कोई भी पेपर सेटर जो किसी भी एग्जाम के होते हैं, वो नए क्वेश्चंस बनाने में भी वो भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो भी पेपर्स के लिए अगर उनको क्वेश्चन ढूंढने हैं तो वो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन ही मोस्टली ढूंढते हैं। और तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमांशु, आपने तो कर दिखाया, इस बात के लिए आपको तो शुभकामनाएं हैं ही। आपने एक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की। मैंने तो खुद देखा आपके संघर्ष को। आपके मेरे प्यारे बच्चों में इनको देखता था, ये मुखर्जी नगर में रहते थे और मैं इन्हें कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता था। मैं इनको कहता था तुम बिल्कुल वैसे ही जियो जिंदगी जैसे बाकी बच्चे जी रहे हैं। कंफर्ट जोन से इनको बाहर रखा गया था और ये बिल्कुल भी वैसे ही संघर्ष कर रहे थे जैसे आम बच्चे करते हैं वहां पे। ये कई बार ये उम्मीद भी करते थे कि इन्हें भैया की तरफ से, यानी कि मेरी तरफ से, कुछ विशेष फैसिलिटी मिले। मैंने इनको कोई विशेष फैसिलिटी नहीं दी। मैंने कहा नहीं, तुम्हें वो दौर जीना है, समझना है कि ग्राउंड में बच्चा रहता कैसे है। और शायद मेरा वो फैसला बिल्कुल ठीक रहा। इन्होंने अपनी मेहनत की, इन्हें चुनौतियों का सामना वहां करना पड़ा, इन्होंने किया और इन्होंने कर दिखाया। और अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। जीवन में संघर्ष का सामना सब करते हैं, आप भी करेंगे और आप भी निकालेंगे। हिमांशु, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बच्चों को आज अपने बारे में बताया।
और मैं ये चाहूँगा कि आप बीच-बीच में ऐसे ही बच्चों के बीच में आते रहें और बच्चों को हमारे मोटिवेट करते रहें, बच्चों को सही दिशा दिखाते रहें। बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को एक सही दिशा बताना। अगर बच्चे को सही दिशा मिले, सही जगह पर वो पढ़ाई करे, तो सफलता पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। आप कर सकते हैं, तो ये बच्चे भी कर ही लेंगे। तो हिमांशु, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद और बीच-बीच में आकर हमारे बच्चों को इस तरह से मार्गदर्शन करते रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हिमांशु, जो कि मेरे छोटे भाई हैं। इन्होंने आपकी तरह ही मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी की, पढ़ाई की और न जाने कितने एग्ज़ामों को निकाला और एग्ज़ामों को निकालने के बाद इन्होंने अलग-अलग डिपार्टमेंट में नौकरी भी की और नौकरी करके फ़िलहाल अभी ये दिल्ली में ही सेटल हैं। दिल्ली राजधानी है, इनका प्री एजुकेशन था, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह भी यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। तो अब चूँकि राजधानी में नौकरी मिल गई, तो इनके लिए भी एक कम्फ़र्ट, नौकरी करना भी कंफर्ट के तहत आता है और हमारे लिए भी घर के पास में ही हैं, तो हमारे लिए भी ये अच्छी चीज़ है। तो मैंने आपसे इनको मिलाया, रूबरू कराया, आप सब इनसे मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का और इसी तरीके से मैं बीच-बीच में आपको लोगों से मिलाता रहूँगा और आपको इस तरह से मोटिवेट करता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।